हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एडुफाई इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में सीटेट से जुड़ी आपकी सभी शंकाओं का समाधान होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीटेट असल में है क्या, ये यूपीटेट से कैसे अलग है और इसके लिए क्या क्या बुक्स, क्या क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम डेट इसकी आने वाली हैं, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे इसकी तैयारी आखिर कैसे करें, क्या टिप्स हमें फॉलो करनी चाहिए, क्या ट्रिक्स हो सकती हैं जिससे कम समय में इसकी अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकें, इसके लिए कोचिंग कौन सी ज्वाइन करें और सबसे बड़ी बात इसका सिलेबस पूरा कैसे करें जिसका इतना वास्ट सिलेबस है। तो दोस्तों, मैं हूं विशाल मौर्य और इस वीडियो में हम सभी बातें देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लें डिफरेंस क्या है सीटेट और यूपीटेट में। तो देखिए, दोनों ही टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि ये पात्रता डिसाइड करते हैं कि आप टीचर बन सकते हैं। और आप इन दोनों एग्ज़ाम में बैठते ही अब विभिन्न स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में आप टीचर बन सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि इसमें थोड़ा माइनर डिफरेंस है दोनों में ही एग्ज़ाम्स में। वो क्या डिफरेंस है, क्योंकि जो आपका यूपीटेट होता है ये एक स्टेट लेवल एग्ज़ाम होता है यूपीटेट। और यूपीटेट के लिए कोई भी स्टेट लेवल का जो टेट होते हैं सभी स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं। और जो सीटेट होता है ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। अब देखिए, इससे फ़ायदा क्या होता है नेशनल एग्ज़ाम और सीटेट लेवल एग्ज़ाम देने में। तो देखिए, जब कोई कैंडिडेट है और सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है तो एलिजिबल होता है रिक्रूटमेंट के लिए इंडिया के किसी भी पार्ट में। जबकि कोई अगर यूपीटेट क्वालिफाई करता है तो वो सिर्फ विद इन ए स्टेट कहीं पे उसका रिक्रूटमेंट होगा। जैसे आप अगर यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप यूपीटेट क्वालिफाई करते हैं उसके बाद सुपर टेट देते हैं तो आपका रिक्रूटमेंट यूपी में ही किसी स्थान पर होगा, डिपेंडिंग आपकी मेरिट क्या है। आपका यूपी के बाहर मध्य प्रदेश में, गुजरात में कहीं पोस्टिंग नहीं होगी। एक और बात है, सीटेट बीइंग ए नेशनल एग्जाम अलाउज कैंडिडेट टू वर्क एनीवेयर एट, देखिए हमने बातें देखी हैं कि कहीं पर भी स्कूल में काम करेंगे इंडिया में पूरे। इसी वजह से सीटेट को बड़े स्केल पे एग्ज़ाम जो है इसका कहते हैं कंडक्ट कराया जाता है। और क्या इससे फ़ायदा क्या होता है सीटेट एग्ज़ाम देने से, सीटेट अगर एग्ज़ाम देते हैं आपका रिक्रूटमेंट होगा केंद्रीय विद्यालय में, इसके अलावा नवोदय विद्यालय वगैरह में आप सीटेट की मदद से वहाँ पे रिक्रूटमेंट पा सकते हैं। यहाँ तक कि दिल्ली के स्कूलों में भी आप सीटेट की मदद से आप वहाँ पे रिक्रूटमेंट पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं लेटेस्ट पैटर्न क्या है। तो पैटर्न, सीटेट का पैटर्न देखिए, 2 पेपर होते हैं और ये दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं। ठीक, दोनों पेपर्स के लिए आपको 150 मिनट का समय दिया जाता है, यानी 2.5 घंटे का समय आपको मिलता है। तो पहले पेपर में जो फर्स्ट टू फिफ्थ पेपर 1 होता है, फर्स्ट टू फिफ्थ कक्षा में पढ़ाने के लिए पेपर 1 होता है, और सेकंड पेपर होता है 6 टू 8 कक्षा में पढ़ाने के लिए। यदि आप दोनों ही तरह की प्राइमरी की कक्षाओं में भी और अपर प्राइमरी की कक्षाओं में पढ़ाना चाहते हैं तो आप दोनों पेपर दे सकते हैं। आप जब इसका फॉर्म भरते हैं तो आपको ऑप्शन आता है कि पेपर 1 का ही परीक्षा देना चाहते हैं या पेपर 2 की, या दोनों की ही परीक्षा आप देने चाहते हैं। दोनों की अगर आप पेपर भरते हैं तो दोनों की ही परीक्षाएं एक ही दिन होती हैं, 1-2 घंटे के गैप पर। तो चलिए देखते हैं आते कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं इसमें। इसमें देखिए, पहला सब्जेक्ट आता है बाल विकास, दूसरा गणित, भाषा 1, भाषा 2। ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कौन सी भाषा लेते हैं। भाषा 1 आपको वो लेनी चाहिए जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, जैसे हमारी है हिंदी। तो अक्सर बच्चे 98% बच्चे हिंदी लेते हैं, क्योंकि पहली भाषा 1 जो भी पढ़ेंगे वो आसान आएगी, और भाषा 2 बच्चे अंग्रेजी लेते हैं। ठीक, और तीसरा आपका लास्ट सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस का है। ठीक, सभी में 30-30 क्वेश्चन आते हैं, 30-30 मार्क्स के, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसीलिए अक्सर बच्चे कहते हैं पूरा क्वेश्चन छाप के आएगा, ठीक है, गोला भर के आएगा। तो सारे बच्चे सभी क्वेश्चन करके आते हैं। ये एक बेसिक चीज़ है एग्ज़ाम के बारे में। और ये सीटेट पेपर 2 में देखिए सिर्फ एक चेंज आता है, भाषा 2 तक देखिए सेम है, वही सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षण, भाषा 1, भाषा 2। जो चेंज आता है यहाँ पे ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की जगह विज्ञान, गणित या सामाजिक अध्ययन आता है। अगर आप 12th में आपका सब्जेक्ट 10-12th में मैथ्स रहा है तो आप विज्ञान और गणित लेते हैं। ठीक, और आप अगर आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं, 12th में आप आर्ट साइड के स्टूडेंट से, तो बच्चे सामाजिक अध्ययन चूज़ करते हैं पेपर में। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं जो पैटर्न है। ठीक है, ये आपको मैं बता चुका हूँ काफ़ी चीज़ें। देखिए कि 2 चरणों परीक्षा होती है। पहला पेपर 1 कक्षा 1 से कक्षा 5 वाला प्राइमरी वाला, और पेपर 2 जो होता है कक्षा 6 से कक्षा 8 तक वाला होता है। ठीक, वे कह रहे जो कक्षा 6 से कक्षा 8 के वर्ग के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं पेपर 1 पेपर दोनों की परीक्षा दे सकते हैं। मतलब आप 1 से फर्स्ट ग्रेड तक किसी भी कक्षा को पढ़ाना चाहते हैं
तो आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों देना होगा। दूसरी बात, पेपर 1 की परीक्षा देखिए टाइमिंग दी, अक्सर टाइमिंग यही पड़ती है 9:30 से बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, और पेपर 2 परीक्षा 2 बजे से 4:30 बजे तक होती है। ये दोनों एक जनरल टाइमिंग लिख दी है, आप अपना एडमिट कार्ड वगैरह जैसी टाइमिंग हो उस हिसाब से जाइएगा। सीबीएसई निर्देशन अनुसार जो अभ्यर्थी परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करते हैं उन्हें योग्य माना जाता है। अब ये बात है, आप इस परीक्षा के लिए को देंगे तो कैसे आप पास माने जाएंगे? आपको कम से कम 60% अंक, अगर 150 का 60% निकाला जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए 90 अंक, और ओबीसी जो आरक्षित कैटेगरी ओबीसी एससी के लिए 82 अंक कम से कम पाना अनिवार्य होता है। और एक और आपको बात ध्यान है, सीटी की परीक्षा में कोई भी रिजर्वेशन का लाभ आपको नहीं मिलता है, ठीक, क्योंकि इसके लिए जो 60% अंक जो डिसाइड किया गया है हर किसी के लिए, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ये पार करना ज़रूरी होता है। और एक और बात, सीटीटी मूलतः एक योग्यता परीक्षा है, ठीक, जो कि योग्यता का प्रमाण देती है। इसको परीक्षा पार करने के बाद ऐसा नहीं कि आपको तुरंत नौकरी मिल जाएगी, इसके बाद आपको सुपर टेट एग्ज़ाम वगैरह देना पड़ेगा, या केवीएस के एग्ज़ाम होते हैं, एनवीएस के एग्ज़ाम होते हैं, वो देने होंगे। उनको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ही अच्छे मार्क्स साथ मेरिट के आधार पर आपकी रिक्रूटमेंट होगी। और सीटेट प्रमाण केंद्र सरकार केवीएस ये बताया गया है कहाँ कहाँ पे आपकी रिक्रूटमेंट हो सकती है, दिल्ली के स्कूलों तक में, ठीक। और आगे देखते हैं, अब इसका ये देखिए प्राइवेट स्कूलों में भी अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी फायदा करता है। सपोज 2 कैंडिडेट आए हैं, एक का सीटेट क्लियर है, एक का क्लियर ही नहीं है, ठीक, और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, जाहिर है जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करके आया है वो ज़्यादा पात्र होगा उस वहाँ पे उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए। और एक और बात, वैलिडिटी पूछी जाती है अक्सर, तो सीडीटी की जो वैलिडिटी होती है, अगर एक बार आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप 7 सालों के लिए आपका वो रिज़ल्ट जो आपका वो सर्टिफिकेट मिलेगा सीटेट का, वो 7 सालों के लिए वैलिड होता है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं दोस्तों सिलेबस क्या है इसके लिए। तो सिलेबस ये देखिए पेपर 1 का है, पेपर 1 और पेपर 2। तो चलिए तो पहले पेपर 1 का सिलेबस देखते हैं। तो पेपर 1 के सिलेबस में ये देखिए बाल विकास है। बाल विकास में देखिए कई टॉपिक्स हैं यहाँ पे। देखिए पहला टॉपिक है ये बाल विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध, बालकों के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता, पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिक प्रक्रियाएं। देखिए मैं पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ूंगा, मगर आपको मेन टॉपिक्स में बता दे रहा हूँ, आप आराम से वीडियो को पॉज करके सिलेबस देख लीजिएगा। तो इसमें मेन टॉपिक्स में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जो बाल विकास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है आपका विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, ठीक। पाइगे गोल्डबर्ग-वाइगोट्स की थ्योरी आती है, बाल केंद्रित और क्रमवारी शिक्षा की अवधारणाएँ आती हैं, बहुआयामी बौद्धिकता आती है। अब देखिए समावेशी शिक्षा के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, खासकर यहाँ से मेधावी सृजनशील विशिष्ट प्रतिभावान विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। और ये देखिए जो लास्ट पार्ट पेडागॉगी का पार्ट है, ठीक है। बाल विकास और पेडागॉगी में जो मेन डिफरेंस है, पेडागॉगी क्या होता है कि बालक के जो मनोविज्ञान को समझती है, ठीक है। ये तो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो आपको अप्लाई करने होते हैं। और ये क्या है, बालक के मनोविज्ञान को समझता है, वो कैसा सोचता है, कैसा चिंतन करता है, बच्चे को डांटना चाहिए कि नहीं डांटना चाहिए, ठीक है, बच्चों को मारना क्यों नहीं चाहिए, सब बातें छोटी छोटी बातें इस समय बताई जाती है पेडागॉगी में। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको जब आप पढ़ेंगे 2-4 बार, एक बार में तो नहीं 2-4 बार, तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या कौन सी कैसी चीज़ें हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स को। हमारा जो अगला सब्जेक्ट्स है वो है भाषा का। तो देखिए भाषा का जो हमारा सब्जेक्ट्स है इसमें सबसे पहला जो अगर भाषा 1 आपने हिंदी ले रखा है तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं। पहला चीज़ ये कि इसमें जो आपको ये आएगा, आपको 2 अनुच्छेद आएंगे, ठीक, एक गद्य अथवा नाटक, एक कविता। एक आपको देखिए समझ लीजिए गद्यांश आएगा, ठीक है, अपठित गद्यांश जिसे कहते हैं, जिसमें पूरा गद्यांश कोई कहानी होगा, कुछ होगा, कोई लेख होगा, उससे जुड़े 5-6 क्वेश्चंस को आपको जवाब देना होगा। उसके अलावा एक कविता आएगी, उस कविता से जुड़े कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना होगा। इसके अलावा आपको ये कुछ टोटल मिला के उस गद्यांश के कुछ प्रश्न होंगे 7-8, उसके 7-8 प्रश्न होंगे, तो कुल मिला के आपको 15 प्रश्न होंगे। और बाकी 15 प्रश्न आपको पेडागॉगी से आएंगे। पेडागॉगी में देखिए बहुत चीज़ें आती हैं कि बच्चा कैसे भाषा कौशल इसका विकसित होता है, कैसे भाषा का अर्जन करता है, कविता को गाकर ही क्यों पढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। इसमें को मेन पॉइंट्स मैं बताता हूँ कि जैसे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अधिगम और अर्जन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। एक और इम्पॉर्टेंट आपका है सुनने और बोलने की भूमिका। और सबसे बढ़िया आपका ये टॉपिक है भाषा कौशल, इससे क्वेश्चन आता ही आता है।
इसमें देखिए सुबोपली आपने सुना होगा, ये हम आगे किसी चैप्टर्स में पढ़ेंगे, पेडागॉजी जब कभी पढ़ेंगे तो इन बातों को सीखेंगे। सुबोपली है क्या, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सभी चारों कौशल कैसे अर्जित किए जाते हैं। और एक और टॉपिक इसमें है जैसे कि भाषा की कठिनाइयाँ, भाषा को पढ़ते हैं बच्चे को कौन कौन सी कठिनाइयाँ महसूस होती हैं, ये सभी चीज़ें। और लास्ट एक टॉपिक है कि उपचारात्मक अध्ययन, कि बच्चे को कैसे उपचार किया जाता है, जो जो उसको परेशानियाँ आती हैं पढ़ते समय उनका। ठीक, देखिए जिसका जो पेडागॉजी का जो ये सिलेबस है, सेम सिलेबस भाषा 2, अगर आपने इंग्लिश लेंगे तो भाषा 2 आपका इंग्लिश पड़ेगा, उसका भी पेडागॉजी के सेम लेसन, और वही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो हिंदी में इंपॉर्टेंट होती हैं, वही टॉपिक्स आते हैं अलग। ठीक, बस उनका इंग्लिश में नेमिंग होता है। इस इंग्लिश में भी आपको 2 अनसीन पैसेज आते हैं, ठीक है, गद्यांश कर लीजिए, आपने पढ़े नहीं हैं, ठीक। और दूसरा आपको पोएम आती है जिससे जुड़े आप क्वेश्चंस करने होते हैं, 7-8 क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी, जैसे गद्यांश 7-8 क्वेश्चन होते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला आपका सब्जेक्ट है गणित। गणित में देख लीजिए दोस्तों, ज्यामिति है, आकार विकार है, संख्याएं जोड़ना, मापन, भार, समय, परिणाम। तो आप देखिए पैटर्न, जैसे देख रहे हैं ये जो सिलेबस है ये बहुत ही बेसिक सिलेबस है। आपको जो परिस्थिति किताब चलती हैं, प्राइमरी किताबें, अपर प्राइमरी जो कह लीजिए, जो जिसमें 6 to 8 की बुक्स होती हैं, उनके मैथ्स किताबों में अच्छा सा मिल जाएगा ये पूरा। और देखिए इसका ये देखिए यहाँ पे पेडागॉजी दिया हुआ है। तो पेडागॉजी में आप देखिए तो पहला जो इसका पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गणितीय तार्किक प्रकृति, बालक की चिंतन, तरशील पैटर्नों, तो अर्थ निकालने और अधिगम की कठिनाइयों को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा गणित शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण, अधिगम में अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण, ये सारे टॉपिक्स, नीचे के 3 और ऊपर पहला टॉपिक, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे हैं, इनको आप ध्यान दीजिएगा। तो अगला सब्जेक्ट अब देखते हैं कि ये है ईवीएस का परिणय अध्ययन। इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, देखिए ये जो लिखा हुआ है परिणय, मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण, जो चीज़ें हम बनाते करते हैं, इन सबसे बराबर मात्रा में कोई ना क्वेश्चन आता ही रहता है, ठीक, इसका मेन कंटेंट है। इसके बाद इसका ये जो पेडागॉजी पार्ट है, इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें देखिए पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एकीकृत ईवीएस, ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एकीकृत ईवीएस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें साइंस भी आता है, सोशल साइंस भी आता है ना, ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं आपकी, साइंस, ईवीएस, सोशल साइंस, सभी का इंटीग्रेटेड, मतलब जोड़ के आता है ईवीएस में। ईवीएस का मतलब यही नहीं होता कि आपका एनवायरमेंट पेड़ पौधे ही आते हैं, इसमें आपका साइंस भी इंक्लूड हो जाता है, सोशल साइंस भी इंक्लूड हो जाता है, जो अपने आप चारों तरफ आपको जो चीज़ है सब इसमें आ जाता है। इसलिए जो यूपी टेट का कह लीजिए पेपर बनता है, इससे टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें जीएस भी इंक्लूड कर देते हैं कहीं ना कहीं। इसमें फ़िलहाल ईवीएस ही आएगा। और आप देखिए जो एक और पार्ट है कि ईवीएस का जो है सिलेबस जो होती है कि मेन पार्ट है, अगर आपको बताऊं परिस्थिति किताबों में 3 to 5 में ईवीएस चलती है, और 3 to 5 की जो एनसीईआरटी की बुक है वहीं से ये बनता है इसका। और हम इसको भी आगे की सीरीज़ में इसको हम कवर करने वाले हैं अच्छे से, उन किताबों को लाइन बाय लाइन और समरी के रूप में आपको प्रस्तुत करेंगे, और उसमें आपको दिखाएंगे पेडागॉजी पार्ट्स कहाँ होते हैं। तो आपको जो भी ये पेडागॉजी का पार्ट है ये पूरा हम कंप्लीट करने वाले हैं। अब अगला वीडियो जो भी देख रहे होंगे उसमें ये पेडागॉजी का पार्ट, ठीक है, वो अपने आप कवर हो जाएगा, और पिछला पार्ट भी हम कवर करेंगे, इसका जो मेन कंटेंट का पार्ट है ईवीएस का। तो ये 15 क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट होगा एकीकृत ईवीएस आपका, परिणय अध्ययन, परिणय शिक्षा हो गई, अधिगम सिद्धांत हो गया आपका, ठीक, क्रियाकलाप जो होते हैं ना उन पर कभी क्वेश्चन बन जाता है, व्यवहारिक कार्य हो जाते हैं, सीसी देखिए हो गया, शिक्षण सामग्री और समस्याएँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए काफ़ी 3-4 टॉपिक्स, 4-5 टॉपिक्स जो होंगे इसमें इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं सिलेबस जो पेपर 2 का है, ठीक, और पेपर 1 अभी आपने देख लिया, 4-5 सब्जेक्ट्स थे। कौन कौन से थे, सीडीपी था, हिंदी था, इंग्लिश था, आपका मैथ्स था, ठीक, उसके बाद आपका ईवीएस था। तो डिफरेंस क्या आता है पेपर 2 में, मैं अगर आपको मैं दिखाऊँ बैक जाके, यहाँ तक तो सेम होता है, भाषा 2 तक, यहाँ भाषा 2 तक, परिणय अध्ययन की जगह विज्ञान और गणित, ठीक है, मैथ्स में गणित, आर्ट्स में सामाजिक अध्ययन। तो देखिए ईवीएस के यहाँ बस है मैथ्स और साइंस आ जाता है, और जो आर्ट्स के बच्चों के सामाजिक अध्ययन आता है, बाकी सब सेम रहता है। और क्या डिफरेंस होता है, पेपर के क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो थोड़ा हल्का सा बढ़ जाता है, और कोई डिफरेंस में नहीं होता है। तो देखिए चलती दोस्तों अब इसका सिलेबस करते हैं। तो गणित में देखिए अंकों को समझना, और बाकी जो हमने सब्जेक्ट्स आप सोच रहे होंगे सिलेबस क्यों नहीं इंक्लूड किया, सीडीपी और हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर 2 है उसका सिलेबस और पेपर में सिलेबस सेम होता है, इसलिए मैंने उसको वहाँ नहीं लिखा है, वो 2 द पॉइंट सेम है। मैथ्स और साइंस और ये सोशल साइंस का पेपर का जो सिलेबस होता है वो अलग होता है।
मैथ्स और साइंस में अगर आप देखें तो अंकों को समझना, अंकों के साथ खेलना, पूर्णांक, नकारात्मक अंक, पूर्णांक, बीजगणित आता है, अब ज्यामिति आता है, ठीक, बहुत बेसिक क्वेश्चन इस पर बनते हैं। पर अगर आप कॉन्सेप्ट मजबूत ना हो तो आसान सवाल भी आपके गलत हो सकते हैं। आगे की वीडियोज़ में जरूर देखेंगे उनको। क्षेत्रमिति देखिए, और देखिए इसमें पेडागॉगी पार्ट आता है। पेडागॉगी पार्ट में क्या महत्वपूर्ण है, तार्किक चिंतन की प्रकृति, पाठचर्या में गणित का स्थान, ये सभी चीज़ें। और कहीं पर भी प्राथमिक शिक्षण दिख जाए टॉपिक, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। और शिक्षण की समस्याएं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए साइंस का सिलेबस देखें तो भोजन आ रहा है, जीव जंतुओं की दुनिया आ रहा है, सचल वस्तुएं, लोग और विचार, चीज़ें कैसे कार्य करती हैं, ये सभी चीज़ें, चुंबक, ठीक, प्राकृतिक पद्धति, प्राकृतिक संसाधन, यहाँ चीज़ें। अब देखिए इसमें पेडागॉगी का पार्ट है, इसमें देखिए प्रकृति और संरचना इंपॉर्टेंट है, ठीक। और क्या इंपॉर्टेंट इसमें देखते हैं, विज्ञान समझना और उसकी सराहना करना, ठीक, विज्ञान के क्या लक्ष्य और उद्देश्य हो सकते हैं, एकीकृत दृष्टिकोण क्या है, ठीक है। पाठचर्या, TLM, पाठचर्या सामग्री और सहायता सामग्री, ठीक, इसका मूल्यांकन कैसे किया सकता है। और लास्ट में उपचारात्मक शिक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे सामाजिक अध्ययन का जो सिलेबस है उसमें इतिहास को पूरा दिखाया गया है। अब आप जो इसका सिलेबस है ना, काफ़ी कुछ आपने पढ़ा होगा इसमें हल्का फुल्का। कैसे पढ़ा होगा, क्योंकि BTC के सिलेबस में अगर आपने चारों सेमेस्टर, 3-4 सेमेस्टर अच्छे से पढ़ाई की है, 3 सेमेस्टर तक भी, तो आपको काफ़ी चैप्टर्स के मिले होंगे यहाँ पर, ठीक है। आपका मुगल काल था, 57 का विद्रोह था, ये सब चीज़ें थी उसमें कहीं ना कहीं। और दोस्तों आगे देखते हैं, इतिहास के अलावा भूगोल भी है, भूगोल के काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, ठीक है। और सामाजिक राजनीति, पॉलिटी भी आता है इससे, और यहाँ पेडागॉगी आता है, ठीक। और मैं आपको ये चीज़ें नहीं डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या कौन सा इंपॉर्टेंट है इतिहास, भूगोल और पॉलिटी में, क्योंकि इससे मिले जुले क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, मिले जुले क्वेश्चंस, ठीक है। मेन पार्ट आपका पेडागॉगी बहुत मेन होता है, 20 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ देखिए 60 प्रश्न, 40% आपके कंटेंट से बनते हैं, तो कंटेंट पे मेन फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और पेडागॉगी सिर्फ 20 है, तो इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मिले जुले क्वेश्चन आते हैं, आप नहीं बता सकते कि कौन सा इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं ना, जब यहाँ से मेन कंटेंट की बात करते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में अगर हम कभी मौका मिला तो आपको ज़रूर बताएंगे कि आपको इतिहास, भूगोल और पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से छोड़ने हैं। देखिए इसका पेडागॉगी बहुत महत्वपूर्ण है। पेडागॉगी में अगर बता दूँ, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा पद्धति इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए कि क्रियाकलाप व्याख्यान इंपॉर्टेंट है। आपका सामाजिक विज्ञान पढ़ाने की समस्याएं और उपचारात्मक शिक्षण कहीं भी दिख जाए जान लीजिए इंपॉर्टेंट है। और आपका स्रोत, प्राथमिक, सामुदायिक और ये प्रोजेक्ट का लीजिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, और मूल्यांकन में इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये सब चीज़ें हैं। ये देखिए इसमें टिप्पणी लिखी है, सिलेबस में ही था, कक्षा 1 से 8 तक की विशिष्ट पाठचर्या के लिए कृपया NCERT पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का अवलोकन करें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। NCERT देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT की जो लाइन छोटी छोटी होती है उनसे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप एग्ज़ाम के पैटर्न कभी प्रीवियस से उठा के देखेंगे तो आपको मिलेगा ऐसा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या क्या बुक्स ज़रूरी हैं इस पूरे सिलेबस को इतना बड़ा हमने देखा उसको कवर करने के लिए। तो देखिए जो बुक्स मैं आपको पहले दिखाऊँ तो CDP में एक लूसेंट की बुक आती है, ठीक है। लूसेंट की बुक से प्रीवियस क्वेश्चन में इंक्लूडेड होते हैं। और एक और बुक है CDP बाय दीपक हुमांशु। ये बुक मैं तो कहूँगा कि थ्योरी के लिए सबसे बेस्ट बुक है, ठीक। आप इसको थ्योरी को जब सॉल्व करेंगे, इसमें प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस भी काफ़ी दिए हुए हैं, जब उस बुक को सॉल्व करेंगे और इसकी थ्योरी पढ़ के जब सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसको, ठीक है। इसमें काफ़ी रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए गए हैं। दोनों ही बुक बेस्ट हैं, पर मैं किसी बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, पर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे कह रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं बता रहा हूँ, ठीक। इस बुक की थ्योरी ज़बरदस्त है, आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा क्योंकि रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट किया गया है। मैंने खुद भी इस बुक को पूरी तरह से पढ़ा है। और देखिए अगर मैथ्स में देखें तो मैथ्स में देखिए 6-7 की परिस्थिति पुस्तकें, जो गांव में स्कूल्स चलते हैं 6, 7, 8 के, उनकी परिस्थिति पुस्तकें होती हैं, उनमें उठाएगा बहुत बेसिक बहुत अच्छे समझाया हुआ है, ठीक। वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि मगर जो कि सीटेट का जो पेपर होता है उसमें पेडागॉगी पे मेन पार्ट दिया जाता है। पेडागॉगी काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ वर्ड्स लिखे होते हैं, ठीक है, उसको बताना। कुछ में छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं उसी के साथ में, उनको हल करने की आपको ये छोटी मोटी मैथ्स आनी चाहिए, ठीक। आप चाहें तो 1st से 5th की भी किताबें, परिस्थिति किताबें देख सकते हैं, ठीक। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हैं तो वो भी आपका देखना बहुत ज़रूरी है। ये तो देखिए आप इसका थ्योरी पढ़ लेंगे ना। और यहाँ अगर प्रैक्टिस करनी है तो एक बुक आती है विद्या पब्लिकेशन की, प्रैक्टिस के लिए, और पेडागॉगी इसमें इंक्लूड होता है। तो पेडागॉगी के लिए आपको कहीं और जाना ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें काफ़ी प्रीवियस क्वेश्चंस मेंशन है कि सीटेट 2013 में क्वेश्चन आया, 2011 में, इससे मेंशन है। अब देखिए आगे सब्जेक्ट की हिंदी में, हिंदी के लिए मैं कहूँगा बहुत अच्छी बेस्ट बुक्स है विद्या पब्लिकेशन तरफ से। मैं कोई अभी कहूँगा कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ,
पर जो मुझे मैंने पढ़ी है और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जो मुझे सही लगती है। हिंदी भाषा शिक्षण विधियाँ करके बुक है, इसमें पीरियड क्वेश्चन इंक्लूड है, इसमें थ्योरी भी इंक्लूड है, फिर क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक, तो अच्छे से कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए मुझे अभी तक कोई पेडागॉगी कोई अच्छी बुक समझ नहीं आई है सच कहूँ तो, इसलिए आप यूट्यूब चैनल पे जो भी, मैं कहूँगा मेरा ही नहीं, जिस कोई भी यूट्यूब चैनल, ठीक है, या कहीं पर भी आपको अच्छे से वीडियो मिल जाए या कोई थ्योरी मिल जाए अच्छे से, मैं कहूँगा पेडागॉगी समझने के लिए आप एक टीचर को पकड़ें, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं बुक आपको समझा पाए, आप बुक से वही समझते। कहते हैं थॉट है कि हम दूसरों से वही कहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई काम करें, कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान दे तो जान लीजिए वो वही ज्ञान दे रहा है जो आपसे सुनना चाहता है, वो आपको मनवाना चाहता है। ठीक है, सीधी सी बात है, पेडागॉगी के लिए आप किसी टीचर को पकड़ें, कहीं से भी वो मिल जाए। ठीक, तो मैं कहूँगा पेडागॉगी, इंग्लिश पेडागॉगी के लिए आप यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। ठीक है, वहाँ से एक लाइन से ठीक पढ़ डालें। और एक और चीज़ है, आप एक बुक की भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक ठाक है, इंग्लिश टेट है कि विद्या पब्लिकेशन तरफ से, जिसमें ग्रामर, पेडागॉगी और प्रैक्टिस की मेनली प्रैक्टिस की आपको मिल जाएगी। ठीक, ये बुक है। ग्रामर के लिए मैं कहूँगा, ग्रामर तो उतना इसमें नहीं आता है, पेडागॉगी मेन आता है सीटेट पेपर में, ग्रामर यूपीटेट वगैरह में आता है। ठीक है, आप चाहें तो यूपीटेट की ग्रामर के लिए आप जो है और अच्छी बुक्स जो आती हैं, प्रिंट तो पैरामाउंट वगैरह फॉलो कर सकते हैं। आगे देखते हैं, देखिए ईवीएस के सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है, और सबसे बेस्ट मैं बताऊँ, वी आर गोइंग टू कवर इट वेरी सून, हम इसको जल्दी कवर करने वाले हैं। कैसे कवर करेंगे? एनसीईआरटी की बुक्स उठाएंगे 3, 4, 5 तीनों ही बुक्स, ठीक है, एक के बाद एक हम उनकी समरी आपके सामने बुक को सामने रख के, ठीक है, लाइन में पढ़ेंगे और आपको बहुत कम समय में पूरा जो मेन क्या कहते हैं क्रिस्प आपको उठा के दे देंगे कि इसका ये है, आपको दिखाएंगे कि पेडागॉगी क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, वो लाइंस दिखाएंगे, और प्रीवियस क्वेश्चन भी वहीं पे डिस्कस करेंगे कि जो आए हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से, ये चीज़ है। ठीक है, मैं लिखा भी है डायरेक्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम पीआरटी बुक्स ऑफ ईवीएस, ये चीज़। और एक और बात, पेडागॉगी पार्ट के लिए यहाँ पे पर्यावरण शिक्षण विधियाँ, ठीक, आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं, इसमें पेडागॉगी क्वेश्चन दिए हैं। हालांकि आपको ये बिल्कुल ये बुक्स लेने की जरूरत नहीं, ये वाली बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम पूरा कवर करने वाले हैं, पेडागॉगी पार्ट भी और इसका मेन कंटेंट भी। अच्छा दोस्तों, आप इसको ज़रूर देखेंगे क्योंकि इस पर हमने बहुत मेहनत की है। और एक ये देखिए, फॉर कंप्लीट प्रैक्टिस, ये बुक देखिए, जानिए रामबाण है, रामायण समझिए इस बुक को। अगर आप सीटेट और यूपीटेट की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, ये बुक जानिए रामायण है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सारे प्रीवियस क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं विथ पॉइंट टू पॉइंट क्विक रिविजन और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हैं। ठीक है, आपको इसके अलावा फिर अगर आपने मान लीजिए कोई पिछले मैंने जितनी बुक बताई सब्जेक्ट से, वो आपने बुक्स नहीं भी ली हैं, ठीक है, आपके पास तैयारी के लिए सिर्फ 1 महीना बचा है। अगर इस बुक को मैं आपको मेन पॉइंट चीज़ बताता हूँ, रट डालें, सच कह रहा हूँ, अगर इसको रट भी डालें तो भी आपका अच्छे से 100 तो के पार आराम चला जाएगा। आप 110 के आप ही निकल सकते, क्योंकि क्या होता है कि जब पेपर बनाया जाता है, आप मुझे समझिए, जो पेपर सेट करता है वो पीरियड से जो भी आया जाहिर है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा क्वेश्चंस रिपीट करेंगे, पर जिनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, रिपीट करता है। फॉर एग्जांपल, आज अगर किसी चीज़ का मान लीजिए चाचा के बारे में पूछ रहा है, कल उसका मामा पूछेगा, समझ रहे मेन बात ये है कि मेन क्वेश्चन हूबहू तो नहीं आते हैं, पर उससे जुड़े हुए आ जाते हैं, ठीक, उस कॉन्सेप्ट से। जैसे भी मैंने पीछे टॉपिक बहुत रिपीट किया था, कौन सा, उपचारात्मक शिक्षण का था, तो पहले शिक्षण का कैसे भी आएगा, पहले निदान करते हैं फिर उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। कभी पूछ लेगा अपना शिक्षण के पहले क्या करते हैं, कभी पूछ लेगा निदान के बाद क्या करते हैं, यानी कि उपचार करते हैं। ये सब चीज़ों को वो ध्यान देने की जरूरत है। आगे देखते हैं, जो सबके एग्जाम में भी चल रहा है, तो अभी जो करंट सिनेरियो बन रहा है, देखिए लॉकडाउन है, कोरोना है, हम सब जूझ रहे हैं ऐसी परेशानी से। तो देखिए अभी तक जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मुझे अब तक मिली है उसके हिसाब से पेपर अगस्त में हो सकते हैं, हो सकता है ये और आगे जाएँ, पर आप तैयारी अपनी इसको मान के करिए कि भाई हमको जुलाई के मिड तक तैयारी पक्की कर लेनी है, क्योंकि क्या पता कब एग्ज़ाम हो जाए, तो तैयारी थोड़ी एडवांस रखनी पड़ती है। आगे देखिए तैयारी कैसे करें, तो तैयारी करने के लिए पहले बताऊंगा, कोई भी एग्जाम हो, सीटेट यूपीटेट नहीं, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रीवियस पेपर फॉलो करें पहले। ठीक है, प्रीवियस पेपर उठाएंगे और बस सॉल्व कर डालिए, जहाँ हो सकता है आपको आधा पेपर आए आधा पेपर ना आए, ऐसे पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके 150 में आपके सिर्फ बनते हैं 75, ठीक है, 15 नंबर तो कम से कम लाना जरूरी, 90 तो चाहिए कम से कम वहाँ से भी। ठीक है, तो उस 15 नंबर के लिए कैसे तैयारी करनी है आपको, कम से कम 15 लाने के लिए, और ज़्यादा तो आप कितना भी जा सकते हैं, तो वो आपको देखना है। तो पहले अपने को तौलना जरूरी है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हो सकता है पेपर के 90 कट ऑफ जरूर हो, आपकी काबिलियत ज़्यादा हो, ऐसा होता है कई लोगों के साथ कि 100 आ जाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें फिर पेपर देख लिया हम कितने पानी में हैं, उसके बाद आप स्टडी सिलेबस सामने रखे करिए, पॉइंट टू वाइज। कोई टीचर पढ़ा रहा है, देखिए कि वो सिलेबस को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक,
और जब सिलेबस पढ़ ली, मान लो आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, ठीक, उसको प्रैक्टिस करिए चैप्टर वाइज, जैसे मैंने बुक्स बताई थी आपको, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, नेट से कोई क्वेश्चन निकाल सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उस चैप्टर से जुड़ा जरूर करिए, उसके बाद उसका रिवीजन करिए, ठीक। अब जो मेन चीज़ आपको डाउट कॉपी बताऊँगा, क्या बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी आपका सिलेक्शन करवाती है डाउट कॉपी, इसके बारे में भी नीचे बताऊँगा। आपने देखिए प्रैक्टिस किया उस चैप्टर का, फिर रिवीजन किया, फिर आगे आप आगे और बढ़ते गए, आपने पूरा जो है पढ़ डाला, अपना पूरा सब्जेक्ट पढ़ डाला, आपने सारा सब्जेक्ट खत्म कर ली, नहीं अपने देखिए ये चैप्टर वाइज आपने तैयारी करे, रिवीजन चल रहा है, ठीक, साथ में चलता चला गया। फिर आप क्या करिए, आपको मान लीजिए पढ़ते हुए 2 वीक हो गए, आप एक मॉक टेस्ट दे दीजिए, क्योंकि जो 14-15 दिन पढ़ा है आपने, 14 दिन, उसको देखना होगा ना कितना आपको आता है, ठीक। हो सकता है आपके जो पहले आधे क्वेश्चन कर पा रहे थे, ठीक है, 150 में आपके 75 हो रहे थे, अब हो सकता है आपके 80 हो या 90 हो, ठीक, क्वेश्चन हो, उस 90 में से हो सकता है 50 ही सही हो रहा हो, ठीक। अब आपको देखना है कि 5 क्वेश्चन मेरे और कैसे बढ़ सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत देने में इंपॉर्टेंट है। अब देखिए उस परफॉर्मेंस एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट, जितना अगर आपको देने में 2.5 घंटा लगाते हैं, तो आप करीब 3-4 घंटा इसी में लगा सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कहाँ गड़बड़ हो रही है, कौन सा पॉइंट मेरा वीक है, कौन सब्जेक्ट वीक है, और किस किस चैप्टर में वीक हूँ, उसको फिर से पढ़ूँ। और देखिए जो क्वेश्चन ना हो उसके लिए मैं कहूँगा, यहाँ आती है आपकी डाउट कॉपी एक बनाइए, खरीदिए, उसमें आप मेन पॉइंट नोट करिए, ठीक है। चाहे तो आप एक DOC फाइल में बना सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके उसकी पिक्चर्स लेकर रख सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होती है, मेन चीज़ बताऊँ, डाउट कॉपी वही कॉपी है जिससे क्वेश्चन निकल के एग्जाम में आ जाते हैं, जो आपको नहीं आते या आपने रिवाइज करके हैं तो मिल जाते हैं। मतलब क्या है, आपको एग्जाम में वही चीज़ फंसने वाली है जो आप नहीं पढ़ के जाते, जो आपने नहीं समझी है, नहीं तो फिर और क्या आना ही है, ठीक है। सिलेबस आप पढ़ ही रहे हो पूरा, तो क्या फंसता है, जो आपको डाउट रहता है, अरे कभी देख लेंगे, ये एटीट्यूड आपको छोड़ना पड़ेगा। जहाँ कोई डाउट फंसता है तुरंत उसे देखना है, ठीक है, या तो मार करके रख लेना, उसी दिन देखना है, तो ठीक है। जब आपको मॉक टेस्ट में कोई चीज़ फंसती है तो उसको आप देखिए और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। ये कॉपी आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले, ठीक है, एग्जाम से एक दिन पहले आप पूरा इसको देख सकते हैं, और बीच बीच में इसको तैयारी के दौरान भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक। ये बहुत आपके लिए रामबाण रहेगा ये डाउट कॉपी। और ये सब चीज़ें करने के बाद रिपीट करिए स्टेप्स, ठीक है। फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए, फिर उसको चैप्टर वाइज उसका प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट हर 2 वीक पे दीजिए। देखिए आपका मॉक टेस्ट का ग्राफ पहले तो स्लो रहेगा, फिर शार्प इंक्रीज करेगा, ठीक। ये मैं चीज़ें बहुत प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये फॉलो की हुई हैं और कई लोगों ने सफलता पाई है आराम से। कोचिंग के लिए बता दूं, कोचिंग के लिए बड़ा मिथ रहता है कि कहाँ करें कि ना करें। मैं कहता हूँ आप पे डिपेंड करता है, आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, आपकी सोच डिपेंड करता है। अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंस है, मैं कर सकता हूँ कि एक यूट्यूब चैनल पकड़ के, ठीक है, मैं कर सकता हूँ। मेन चीज़ मैटर ये करता है कि आप जो है खुद को टाइम कितना देते हो, आप कितने कंसंट्रेट को बैठते हो, ठीक है। कोचिंग कुछ नहीं करते, बस आपको दिखा देती है राह कि यहाँ आपको जाना है, ठीक है। जाना तो आपको ही होता है, ठीक है। आपका कंसंट्रेशन मायने रखता है। आप चाहें तो किसी यूट्यूब चैनल पढ़ के आराम से बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। मेरी मन में सिलेबस कैसे पूरा करें ये भी बहुत ज़रूरी है। सिलेबस के लिए आप कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़िए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप सुबह उठ के ही पढ़िए। अगर आपको रात में पढ़ने का आपकी बॉडी जैसे अलाउ करती है उस हिसाब से पढ़िए आराम से। नंबर आवर्स बहुत ही घटिया क्वेश्चन है, कितने घंटे पढ़ा जाए। ज़रूरी होता है कि उसको टॉपिक वाइज पढ़ा जाए, कितने, और 2 सब्जेक्ट साथ में पढ़ा जाए। आप रोज़ एक कॉपी बनाइए, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। आप उसमें नोट करिए आप रोज़ कितने टॉपिक उसमें ख़त्म करते हो, ठीक है। मैंने आज हिंदी का मैंने वाच्य पढ़ा है, फिर मैंने हिंदी का संज्ञा पढ़ा है, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट मान लीजिए मैंने उठा लिया CDP का, तो मैंने पहला चला बाल विकास की अवधारणा पढ़ा है एक टॉपिक, ठीक, उसके बाल विकास सिद्धांत पढ़ा है, ठीक। वो नोट करते हैं, हर दिन नोट करिए कितना पढ़े हो। अब यकीन मानिए जो आवर्स आप नोट करते हो ना, कितने घंटे पढ़े, उससे कहीं ज़्यादा टॉपिक्स नोट करिए। हो सकता है आप इससे अपनी स्पीड पर ध्यान दो कि मेरी स्पीड है क्या, ये बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़, आप मंथली प्लान बनाइए और स्पीड डे बाय डे, क्योंकि एग्ज़ाम होने के लिए कितना मंथ बचा है, कितने मंथ बचे, कितने डेज बचे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है ना। कि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले तक आपको 1-1.5 महीने सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, ताकि आप रिवाइज़ कर सको। नहीं तो हम क्या होता है सिलेबस पढ़ लेते हैं, रिवाइज़ कुछ नहीं होता, ठीक है। क्योंकि हो सकता है हमें खामियाँ रह गई हूँ, बीच बीच में रिवीजन करने में हम कभी छूट गया, ये सब चीज़ें। तो 1 महीने पहले कोर्स कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक। और रिवीजन की मैं जितनी बात करूं, जितना करो उतना कम है। क्यों रिवीजन जितना करो उतना कम क्यों है? क्योंकि भूलता है, दिमाग की प्रकृति है कि ये भूल जाता है। विस्मृति अब पढ़ेंगे टॉपिक, ठीक, वो यही है कि हम जितना पढ़ते हैं भूल जाता है। अगर हम उसको 20 या 21 दिन बाद रिवाइज नहीं कर लेते तो भूलना ही भूलना है। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए। आप एडुफाई इंडिया को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को, और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं
क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाने वाले हैं और आपको रियल लाइफ से एकदम पूरा रिलेट करके बताएंगे और आप क्वेश्चंस बहुत डिस्कस करेंगे, नए नए क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अब समय हुआ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सीटेट एग्जाम्स। थैंक्स अगेन।